नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डीएनए वैक्सीन। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएनए वैक्सीन क्या है, यह किस जनरेशन की वैक्सीन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। डीएनए वैक्सीन क्यों इसका नाम दिया गया, डीएनए वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, भारत में डीएनए वैक्सीन को मनुष्य में यूज करने का अप्रूवल कब मिला था, डीएनए वैक्सीन को हम कैसे बनाते उसके प्रोसेस को जानेंगे, डीएनए वैक्सीन का एडवांटेज क्या क्या है, डीएनए वैक्सीन के डिसएडवांटेज क्या हैं और डीएनए वैक्सीन के कुछ उदाहरण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, डीएनए वैक्सीन जो है वह सबसे एडवांस तकनीकी पर आधारित थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। तो डीएनए वैक्सीन क्या थर्ड जनरेशन जो कि वैक्सीन है। अब डीएनए वैक्सीन क्यों कहते हैं इसको, तो इसका आंसर है कि इसमें या इस प्रोसेस में हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई डीएनए का यूज करते हैं वैक्सीन के रूप में। कैसे, मतलब डीएनए वैक्सीन में हम लोग किसी भी कोई एंटीजन है या कोई पैथोजन है तो उसके डीएनए का हम लोग यूज करते हैं एज ए वैक्सीन के रूप में। अब कैसे, तो मीनिंग देखिए, सिंपल से अगर कोई वायरस है तो उसमें अगर जीनोमिक उसका अनुवांशिक पदार्थ क्या अगर उसमें आरएनए है तो आरएनए को हम आइसोलेट करेंगे, उस आरएनए को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डीएनए में। अब जो डीएनए हमें मिलेगा उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे और सीक्वेंसिंग के बाद उसके स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को हम आइसोलेट करेंगे और किसी होस्ट के शरीर में इंजेक्ट करेंगे। तो जब होस्ट के शरीर में इंजेक्ट करेंगे तो इसका लाभ ये मिलेगा कि होस्ट का शरीर जो है उस एंटीजन के खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और वो एंटीबॉडी जो होगा उस होस्ट के शरीर को उस पर्टिकुलर एंटीजन से क्या करेगा, बचाने का काम करेगा। अब प्रश्न आता कि डीएनए वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, तो डीएनए वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को 1990 के शुरुआती दौर में ओल्फ और उनके साथियों के द्वारा जो कि दिया गया था। और ओल्फ इनके जो एक साथियों ने डीएनए को, नेकेड डीएनए को माइस के मसल सेल्स में इंजेक्ट करके उसके एक्सप्रेशन को देखा था। इसके बाद 1992 में जोहानसन और टैंक करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के सीक्वेंस को आइसोलेट करके माइस में इंजेक्ट करके उसके एक्सप्रेशन को देखा था और ग्रोथ हार्मोन को रिपोर्ट किया था। अब प्रश्न आता है कि भारत में डीएनए वैक्सीन को यूज करने के अप्रूवल कब मिला, तो भारत में डीएनए वैक्सीन को यूज करने के अप्रूवल अगस्त 2021 में जो कि मिला था। और कोविड वैक्सीन जो हम लोग जो कि कोविड-19 में जो तमाम वैक्सीन यूज किया गया था वो वैक्सीन क्या थी, ज़्यादातर वैक्सीन वह डीएनए वैक्सीन थी। डीएनए वैक्सीन का मतलब क्या हुआ, इस वैक्सीन में जो वायरस था, वायरस को ही या उसके डीएनए को हम लोग आइसोलेट करके वैक्सीन के रूप में यूज किए थे। तो इसमें क्या कि जब उस वायरस का डीएनए हमारे शरीर में जाएगा तो उस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता है कि जो हम लोगों में डिजीज काज कर सके, लेकिन उसके अंदर एंटीजेनिसिटी का गुण होता है। तो जैसे वो डीएनए हम लोग को शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से गया, हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या था उसके खिलाफ एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडी बना करके उस एंटीजन से हमारे शरीर को लॉन्ग टर्म के लिए जाके प्रोटेक्शन देता है। अब हम लोग इस तमाम सारे टॉपिक पर एक एक करके देखते हैं। देखिए, डीएनए वैक्सीन में क्या बताया गया कि डीएनए वैक्सीन आर थर्ड जनरेशन वैक्सीन दैट यूजेज इंजीनियर डीएनए टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स इन बॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। मतलब डीएनए वैक्सीन क्या है कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन है जिसमें हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई या इंजीनियर डीएनए का यूज करते हैं किसी होस्ट के शरीर में जो उसके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है उस स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ। जैसे अभी बताया गया ना कि कोविड के केस में क्या था कि कोरोना का जो वायरस है उसके डीएनए को हम लोग आइसोलेट करके उसके डीएनए को ही ड्रग्स के दवा के माध्यम से हम लोग क्या यूज किए, लेकिन उसके डीएनए के अंदर
इन्फेक्टिविटी का गुण खत्म कर दिया गया था केमिकली या उसको हीट ट्रीट करके। अब वो डीएनए जब हमारे शरीर में गया, हम लोग शरीर में गया, तो उसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी का गुण है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का गुण है, लेकिन उसमें डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। तो अब क्या था, जिसके शरीर में इंजेक्शन लगा वो वायरस उसके शरीर में गया, उसका डीएनए, और उस होस्ट का शरीर क्या हुआ, उसके खिलाफ धीरे धीरे जो है कि एंटीबॉडी बना करके उसके शरीर को लॉन्ग टर्म क्या था, प्रोटेक्शन दिया। Concept of DNA vaccine was introduced in early 1990 by Wolf et al. Injected naked DNA into the muscle of mice। मतलब कि डीएनए वैक्सीन की कॉन्सेप्ट को 1990 के शुरुआती दौर में ओल्फ और उनके साथियों ने दिया था। इन लोगों ने नेकेड डीएनए को, जो कि छोटे से डीएनए सीक्वेंस को माइस के मसल सेल्स में इंजेक्ट किया और उसके एक्सप्रेशन को देखा था। इन 1992 में टैंग और जोहानसन इंजेक्टेड डीएनए वैक्सीन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इनटू माइस एंड रिपोर्ट देयर एक्सप्रेशन। इसके बाद 1992 में टैंग और जोहानसन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मनुष्य में जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइसोलेट करके चूहे में इंजेक्ट किया और उसके एक्सप्रेशन को देखा और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को वहाँ पे रिपोर्ट किया। फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर ह्यूमन, मनुष्य में फर्स्ट डीएनए वैक्सीन को यूज करने का अप्रूवल जो था वो मिला था किसको था, एक एजेंसी का नाम है जाइकोव डी, ठीक है। इसको डेवलप किया था कैंडिला हेल्थ केयर के द्वारा। कोविड-19 जिसके हम लोग इस नाम से फेमस था, ये कोविड-19 में जो हम लोग ड्रग्स यूज किए थे, तो इसका अप्रूवल इंडिया में अगस्त 2021 में मिला था। तो भारत में अगस्त 2021 में डीएनए वैक्सीन को यूज करने का अप्रूवल भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। अब प्रश्न है कि हम लोग डीएनए वैक्सीन को बनाते कैसे हैं। देखिए, इसमें डीएनए वैक्सीन की प्रिपरेशन में यहाँ पे 8 स्टेप हम लोग जानेंगे। बहुत सिंपल। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि जो होस्ट है, या एक कहें कि जो डिजीज काजिंग पैथोजन है, जैसे अगर हम लोग वायरस का एग्जांपल लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोरोना केस में ही देखें तो कोविड में क्या है, कोविड-19 में जो वायरस था उसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या था, जो कि आरएनए था। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, पहले स्टेप में इसका फॉर्मेशन में कि जीनोमिक आरएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वायरस से उसके जीनोमिक आरएनए को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि आरएनए आर कन्वर्टेड इनटू डीएनए रिप्रेजेंट वायरल जीनोम। अब मतलब वायरस के जीनोमिक आरएनए को ही हम उसके जीनोमिक डीएनए में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और जब इससे जीनोमिक डीएनए वायरस का बन जाएगा तो तीसरे स्टेप में क्या है, जेनेटिक सीक्वेंस इज जनरेटेड फ्रॉम डीएनए। अब उस वायरस के जीनोमिक डीएनए का हम क्या करते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, उसके सीक्वेंस को ज्ञात करेंगे कौन कौन से उसमें बेस पेयरिंग है और कौन कौन सा जो सीक्वेंस है वह किस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, कार्य के लिए उत्तरदायी है। अब इसके बाद बता रहे हैं चौथे स्टेप में कि जीन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन एम्पलीफाइड। अब उस डीएनए सीक्वेंस से केवल उतने डीएनए सीक्वेंस को हम लोग बेस पेयर को आइसोलेट करेंगे जिसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी हो, मतलब क्या हो, जो होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की क्षमता रखता हो, उसको हम आइसोलेट करके एम्पलीफाई करेंगे, उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। फिर क्या है कि एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इज क्लोन इन मैमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर। अब इसके बाद जो वहाँ से हम फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करेंगे उसको हम लोग आइसोलेट करके मैमेलियन के एक्सप्रेशन वेक्टर में उसको हम इंजेक्ट करेंगे। और फिर इसके बाद छठा स्टेप में क्या है, प्लाज्मिड्स कैरी टारगेट जीन ग्रोथ इन बैक्टीरिया। अब जो प्लाज्मिड टारगेट जीन को कैरी करेगा उसको हम लोग बैक्टीरिया में क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करके उसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। मीनिंग जो स्पेसिफिक जीन या डीएनए सीक्वेंस होगा उसको हम लोग प्लाज्मिड में इंसर्ट करेंगे। प्लाज्मिड में इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम बैक्टीरिया में ऐड करेंगे जिससे नेचुरली उसका मल्टीप्लिकेशन हो सके। अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रांसजेनिक प्लाज्मिड आर प्यूरिफाइड। अब जब इसकी मल्टीपल कापी बन जाएगी प्लाज्मिड की तो इस ट्रांसजेनिक प्लाज्मिड को हम लोग आइसोलेट करके उसको प्यूरिफाई करेंगे और इंजेक्ट इनटू दी होस्ट एज ए वैक्सीन, और होस्ट में इसको वैक्सीन के रूप में यूज करेंगे। तो जब वो प्लाज्मिड होस्ट के शरीर में जाएगा तो उस प्लाज्मिड में ये स्पेसिफिक जीन भी रहेगा जो अपने फंक्शन को दिखाएगा। तो आठवें स्टेप में क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन। वो एंटीजन अपने फंक्शन को जो कि एक्सप्रेस करेगा एंड इंड्यूस इम्यून रिस्पांस, और इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करेगा। मीनिंग इस आठों स्टेप को हम लोग सिंपल टर्म में समझें। जैसे कोई वायरस है उसमें अगर आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है
तो आरएनए को हम आइसोलेट करेंगे, उससे उसका कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, फिर डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे। डीएनए सीक्वेंसिंग का मेन उद्देश्य है कि ये जानने के लिए कि कौन सा बेस पेयर किस फंक्शन के लिए उत्तरदायी है। अब उनमें से हम कुछ उस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को केवल हमें आवश्यकता पड़ेगी जिसके अंदर एंटीजेनिक या इम्यूनोजेनिक गुण हो, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग आइसोलेट करके उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। एम्प्लीफिकेशन के बाद उसको हम लोग प्लाज्मिड में इंसर्ट करके बैक्टीरिया में ऐड करेंगे और फिर उसको आइसोलेट करके जो उसकी मल्टीपल कापी 1000, 2000, 10,000 कापी बन गई, उसको हम आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और उस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंजेक्शन या किसी अन्य माध्यम से क्या करेंगे, होस्ट के शरीर में इंजेक्ट करेंगे। जब उस होस्ट में वो प्लाज्मिड जाएगा तो उस प्लाज्मिड के अंदर जो फॉरेन जीन है, जो डीएनए है सीक्वेंस उसका, जिसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, वो अपने फंक्शन को दिखाएगा, मतलब वह एक्टिव होगा, एक्सप्रेस होगा और वह उस होस्ट के शरीर में एंटीबॉडी को बना करके उसके शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अब प्रश्न आता है कि एडवांटेज ऑफ डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन यूज करने के इसके एडवांटेज क्या, लाभ क्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, नॉन इन्फेक्शियस नेचर। देखिए जो डीएनए वैक्सीन है इसमें क्या होता है कि हम लोग उस होस्ट जो मतलब एंटीजन है या जो कहें कि जो पैथोजन है, पैथोजन की केवल हम स्पेसिफिक सीक्वेंस का यूज करते हैं जिसके अंदर एंटीजेनिक गुण हो, मतलब उसके अंदर एंटीजेनिक गुण होता है, किसी प्रकार का डिजीज काजिंग गुण नहीं होता है। तो इसलिए जो डीएनए वैक्सीन होती है इसके अंदर इन्फेक्शन को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती या इन्फेक्शियस नेचर में नहीं होता है। दूसरा है इन सीटू एंटीबॉडी जो कि प्रोडक्शन, और इसमें डीएनए वैक्सीन में भी होता है कि नेचुरल मीडियम में क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नेचुरली करता है। जैसे बताएगा ना कि अब उस प्लाज्मिड को जिसमें फॉरेन डीएनए को कैरी किया है किसी होस्ट के शरीर में इंजेक्ट कर देंगे तो होस्ट के शरीर में नेचुरली क्या करेगा, वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, उसके शरीर को प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट है इंडक्शन ऑफ बोथ बी एंड टी सेल इम्यूनिटी। इस डीएनए वैक्सीन की एक विशेषता यह भी होती है कि डीएनए वैक्सीन जो होती है वह बी सेल टी सेल दोनों इम्यूनिटी को, देखो बी सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी परफॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और टी सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी परफॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। तो मतलब जो डीएनए वैक्सीन है वह ह्यूमोरल और सेलुलर दोनों प्रकार के इम्यूनिटी को परफॉर्म करती है। मीनिंग न समझ में आए तो जो बी सेल या जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वह एंटीबॉडी बना करके जो कि पैथोजन को मारती है, और जो टी सेल या जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वह स्पेसिफिक केमिकल का फॉर्मेशन करके इसे परफोरिन इस प्रकार के सब्सटेंस को बना करके मारती है। तो दोनों प्रकार के जो कि मतलब इम्यूनिटी को क्या करती है, इंड्यूस करती है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी है। चौथा है थर्मल स्टेबिलिटी। जो मतलब डीएनए वैक्सीन है यह रूम टेम्परेचर पर स्टेबल, ज़्यादातर देखेंगे जो इस प्रकार के वैक्सीन होती हैं उसको बहुत लो टेम्परेचर पे रखना होता है, लेकिन जो डीएनए वैक्सीन होती हैं तो डीएनए वैक्सीन की एक विशेषता ये भी है कि यह बहुत लो टेम्परेचर पर रखने की जरूरत नहीं, यह रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल होती है लंबे समय तक। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब एक पर्टिकुलर जो कि टेम्परेचर तक क्या आती है, सामान्य रहती है, मतलब रूम टेम्परेचर तक। पांचवा पॉइंट है इजी टू जो कि डिजाइन एंड जो प्रोडक्शन, मतलब जो डीएनए वैक्सीन है इसका डिजाइनिंग करना और इसका फॉर्मेशन करना दोनों क्या है, बहुत आसान होता है। आसान मतलब इसके उपयोगिता के दृष्टि से देखें तो ये आसान है। छठा पॉइंट है लॉन्ग टर्म जो कि परसिस्टेंट, मतलब जो डीएनए वैक्सीन होती है वो बहुत लंबे समय तक क्या होती है कि होस्ट के शरीर में परसिस्ट मतलब पड़े रहती है। मीनिंग क्या हुआ कि अब इसके द्वारा जो किसी होस्ट के शरीर में जो डीएनए वैक्सीन जाती है तो ये डीएनए वैक्सीन जो एंटीबॉडी बनाती है तो एंटीबॉडी क्या है, बहुत लंबे समय तक 10 साल 15 साल 20 साल तक क्या आती है, एंटीबॉडी शरीर में परसिस्ट होती है, उसके होस्ट के शरीर को प्रोटेक्ट करने का, बचाने का काम करती है। सातवां पॉइंट है हाईली सेफ। इसमें अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का डिजीज उत्पन्न करने का या कोई अन्य साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, कहीं बहुत कम मिलता है, इसलिए देखा जाए कि इस डीएनए वैक्सीन जो होती है बहुत हाईली सेफ होती है। आठवां पॉइंट है टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसकी एक विशेषता ये भी है कि जो डीएनए वैक्सीन होती है वह विशेष प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स को ही देती है। मीनिंग क्या होगी, जिसे हो गया कि अगर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति में अगर जो है कि कोविड का इंजेक्शन लगा है तो क्या करेगा, वो कोविड के इन्फेक्शन से उसको क्या करेगा, बचाएगा।
कोई बच्चा, उसको अगर पोलियो की दवा पिलाई गई तो पोलियो की दवा क्या होगी, उसको पोलियो से बचाएगी। टिटनस का है तो उसको टिटनस से बचाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं टारगेटेड इम्यून रिस्पांस, मतलब कि एक स्पेसिफिक प्रकार का जो एंटीजन है वह एक स्पेसिफिक प्रकार के एंटीबॉडी बनाएगा और वह स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या करेगा, स्पेसिफिक एंटीजन से उसको बचाने का काम करेगा। 9वां पॉइंट है ईजिली मॉडिफाइएबल। आवश्यकता अनुसार अगर हमें इसको मॉडिफाई करना तो हम लोग आसानी से इसमें मॉडिफिकेशन बनाने के बाद इसके अंदर परिवर्तन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें डीएनए सीक्वेंस को केवल चेंज करना है। और 10वां पॉइंट है कंप्रिहेंसिव जो कि प्रोटेक्शन, मतलब जो डीएनए वैक्सीन होती हैं वह जिस भी डिजीज के, जिस भी पैथोजन के अगेंस्ट होती है उसको कंप्रिहेंसिव, विस्तृत एक तरीके से सुरक्षा देती हैं। मतलब ये नहीं कि अब उसको लगाने के बाद उस डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्शन में कोई समस्या होती है। मीन जो डीएनए वैक्सीन होती हैं किसी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ या डिजीज के खिलाफ कंप्लीट या विस्तृत सुरक्षा देने का काम करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसएडवांटेज ऑफ डीएनए वैक्सीन, मतलब डीएनए वैक्सीन में कमियां क्या क्या देखी गई। देखिए डीएनए वैक्सीन में क्या क्या कमियां हैं। पहला क्या है, लोअर इम्यूनोजेनिसिटी इन ह्यूमन। एक इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि मनुष्य में इसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी बहुत लो होती है। देखिए कई बार हम लोग पढ़े हैं टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीजेनिक और इम्यूनोजेनिक। देखिए एंटीजेनिक मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस जो किसी होस्ट के शरीर में जाए और उसके इम्यून सिस्टम से इंटरेक्ट होने की क्षमता रखता हो तो उसको हम बोलेंगे एंटीजेनिक, और ये प्रॉपर्टी एंटीजेनिसिटी कहलाती है। और कोई फॉरेन सब्सटेंस किसी होस्ट के शरीर में जाता है, उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो ऐसे किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोजेन बोलेंगे, और ये प्रॉपर्टी इम्यूनोजेनिसिटी कहलाती है। तो देखा गया कि जो डीएनए वैक्सीन है ये मनुष्य में लोअर इम्यूनोजेनिसिटी का गुण को प्रदर्शित करती है। दूसरा पॉइंट है पुअर एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। अब जब इम्यूनोजेनिसिटी लोअर होगी तो जाहिर सी बात है कि एंटीबॉडी फार्मेशन भी क्या होगा, पुअर होगा। मतलब कि मनुष्य के इसमें जो डीएनए वैक्सीन है बहुत प्रॉपरली एंटीबॉडी का फार्मेशन नहीं करती हैं, दूसरा कमी है। तीसरा है रिक्वायर्ड मल्टीपल डोज। इस प्रकार की जो दवाएं होती हैं उसका में मल्टीपल डोज, जैसे आप लोग कोरोना केस में ही जो कि देखा होगा कि एक डोज लगा था, फिर उसके बाद ताकि फर्स्ट बूस्टर डोज लगा, फिर सेकेंड बूस्टर डोज लगा था। तो इस प्रकार जो डीएनए वैक्सीन होती हैं इनमें एक ही डोज से काम नहीं, इसमें एक निश्चित अंतराल पर हमें क्या करता है कि हमें अलग अलग कई डोज में इसका यूज करना पड़ता है। तो एक इसकी क्या है, कमी है। चौथा पॉइंट है जीनोमिक इंटीग्रेशन रिस्क। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पैथोजन है उसके डीएनए को, उसको जीनोमिक सीक्वेंस का यूज करते हैं, तो इसमें एक संभावना, एक रिस्क ये भी बनी रहती है कि ऐसा ना हो कि यह हमारे डीएनए में या होस्ट के डीएनए में या जीनोम में जाकर के मिक्स हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। तो अगर होस्ट के डीएनए में अगर जाकर के मिक्स हो गया या इंटीग्रेट कर गया तो फिर यह तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकता है। पांचवा पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ ओंकोजीन। ओंकोजीन का मतलब क्या होगा कि ये ऐसे जीन होते हैं जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं। तो कई बार केस में ये भी देखा गया है, ऐसा पाया गया है या संभावना है वैज्ञानिकों की कि जो डीएनए वैक्सीन होती हैं वह ओंकोजीन को एक्टिवेट करने का काम करती है। मतलब ओंकोजीन कुछ स्पेसिफिक जीन होते हैं जो हम लोगों के शरीर में पाए जाते हैं, ये नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं, और जब कोई अचानक डीएनए में कोई चेंजिंग होता, कोई अल्टरेशन होता है, म्यूटेशन होता, तो उसके कारण एक्टिव हो जाते हैं। तो ये देखा गया है कि ये जो डीएनए वैक्सीन है वो ओंकोजीन को, मतलब जो कैंसर काजिंग जीन है उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अगला है लॉन्ग टर्म जो परसिस्टेंसी। अभी इसके हम लोग अच्छाई में पढ़े हैं, तो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंसी में भी जैसे कोई डीएनए वैक्सीन लगाया गया तो बहुत लंबे समय तक हम लोग शरीर में परसिस्ट हो सकता है, रहता है। तो इसमें लंबे समय तक अगर कोई बाहरी चीज़ है और हम लोग शरीर में अगर सेल में लंबे समय तक है तो उसके तमाम सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एक इसकी संभावना है। और सातवां पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग जो कि कॉम्प्लेक्सिटी। इसको बनाने में भी क्या है कि बहुत जटिलता होती है। मतलब इस प्रकार की जो डीएनए वैक्सीन है इसको बनाने में समय भी ज़्यादा लगता है और इसमें जटिलता भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। और आठवां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है पब्लिक डिस्ट्रक्ट।
इन दवाओं के प्रति क्या है हम लोगों के मन में तमाम, अभी देखो इसे कोविड के समय में जब कोविड इंजेक्शन लगा है तो उसके बाद से ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोगों में हार्ट अटैक की समस्या ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक कोविड के इंजेक्शन के परिणाम स्वरूप इसका एक तरीके से क्या एक है। तो यहाँ पर एक ये भी है जो DNA वैक्सीन का जो हम लोग धड़ल्ले से यूज नहीं कर पाते या इसका यूज करने में हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से हम लोगों में डर बना रहता है, या मनुष्य का तो डिस्ट्रैक्ट होता है, इससे निराश होता है। तो इसकी ये भी कमी है कि इसका उपयोग हम लोग खुले मन से या मतलब एक तरीके से मजबूरी में ही करते हैं। जैसे कोविड केस में अगर देखा होगा तो कोरोना इंजेक्शन क्या था, डर के वजह से बहुत सारे लोग लगवा लिए इंजेक्शन। अब लास्ट में अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन है, जीका वायरस वैक्सीन है, HIV वैक्सीन है, वेस्ट नाइल जो वायरस वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो वैक्सीन है, ये तमाम वैक्सीन क्या है जो कि वह DNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। अब हम लोग अगर आज के वीडियो का सारांश या इसका अगर हम लोग समरी देखें तो देखिए DNA वैक्सीन का मतलब क्या हो गया, ऐसी वैक्सीन जिसमें हम लोग मॉडिफाइड या इंजीनियर्ड DNA सीक्वेंस का यूज करते हैं किसी होस्ट के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए उस स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ में। DNA वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को देने का श्रेय ओल्फ और उनके साथियों को जाता है। 1990 में इन लोगों ने सबसे पहले नेकेड DNA सीक्वेंस को माइस में इंजेक्ट करके इसके एक्सप्रेशन को देखा था। फिर 1992 में जो है कि जोहानसन और उनके साथी थे, इन लोगों ने जो है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के स्पेसिफिक सीक्वेंस में माइस में इंजेक्ट करके उसके एक्सप्रेशन को देखा और उसको रिपोर्ट किया था। भारत में सबसे पहले DNA वैक्सीन को यूज करने का अप्रूवल जो था वह अगस्त 2021 में कोविड-19 के समय जो कि दिया गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कंसंट्रेट होकर के बिना स्किप किए देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को हमारे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे क्या हो कि हमें एनर्जी एक फीडबैक मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।